इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। और यह है वीडियो नंबर 3 इस चैप्टर का। इसके पहले 2 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है जिससे आप दोनों वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, जब पिछला वीडियो हमने अंत किया था तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो पूरे वर्ल्ड में इंडिगो का प्रोडक्शन था वो काफ़ी कम हो गया था और बहुत ही जगहों पर ख़त्म हो गया था। और इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया की ओर देख रहे थे। इंडिया में ब्रिटिशर जो थे वो इंडिगो का प्रोडक्शन बढ़ाने पर काफ़ी जोर दे रहे थे, काफ़ी कोशिश कर रहे थे। और अब हम देखने वाले हैं कि आखिर इंडिगो का प्रोडक्शन, इंडिगो का कल्टीवेशन इंडिया में होता कैसे था। तो टॉपिक हमारा हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड। तो देखिए, इंडिया में मेनली 2 तरीकों से, 2 सिस्टम के जरिए इंडिगो का कल्टीवेशन होता था। पहला तो था निज और दूसरा रैयती। तो देखिए, जो नीज कल्टीवेशन होता था इसमें जो प्लांटर्स होते थे वो खुद जमीन खरीद लेते थे या फिर भाड़े पर ले लेते थे और उस जमीन में आदमी लगाकर यानी लेबर्स लगाकर वहां पर खेती करवाते थे। वो या तो जमींदार से खरीद लेते थे, भाड़े पर लेते थे किसी भी तरीके से। और वहीं जो दूसरा हमारा तरीका था रैयती, तो रैयती जो सिस्टम होता था उसमें जो हमारे इंडिगो के प्लांटर्स होते थे वो ज़मीन के मालिकों को, मान लीजिए कोई किसान खेती कर रहा है 1 एकड़ में, तो उसमें से उसको पैसे दे दिए जाते थे लोन के रूप में, और उसको अपने ज़मीन के 25% हिस्से में खेती करनी होती थी इंडिगो की। तो इन दोनों तरीक़ों से खेती की जाती थी हमारे देश में इंडिगो की। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो नीज कल्टीवेशन था उसमें प्रॉब्लम क्या होता था या फिर क्या परेशानी होती थी। तो देखिए, जो प्लांटर्स थे, तो देखिए यहाँ पर प्लांटर्स बार बार कहा जा रहा है, तो प्लांटर्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं हो गया कि जो किसान है खेत में काम कर रहा है वो, बल्कि प्लांटर्स वो लोग होते थे जो ब्रिटिशर्स होते थे या फिर इंडियन भी होते थे, जो कि 1000 एकड़ या फिर 500 एकड़ ज़मीन को खरीद कर या फिर भाड़े पर लेकर वहाँ पर खेती करवाते थे, लोगों को लगाकर, लोगों को वहाँ पर काम करा के खेती करवाते थे। तो जो प्लांटर्स थे उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि वो जो अपना कल्टीवेशन का एरिया है उसको बढ़ाएं, क्योंकि जो इंडिगो का कल्टीवेशन है वो फर्टाइल लैंड पर ही हो सकता है, बहुत ही अच्छी ज़मीन पर ही हो सकता है। और ऐसे जो इलाके थे यानी जहाँ पर फर्टाइल लैंड मौजूद थी वहाँ पर जो जनसंख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा था और बहुत बड़े इलाके में छोटे छोटे प्लॉट ही मिलते थे जो कि जिनको एक्वायर किया जा सकता था खेती करने के लिए या फिर प्लांटेशन करने के लिए। और जो प्लांटर्स थे उनको अपने काम के लिए यानी कि इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए एक ही छोटे से इलाके में बहुत ही बड़े ज़मीन के ब्लॉक की ज़रूरत होती थी खेती करने के लिए। तो ऐसा ज़मीन यानी एक ही जगह पर बहुत ही ज़्यादा ज़मीन मिलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता था। ज़मीन मिलता भी था तो कहीं पर 5 बीघा मिल रहा है, कहीं पर 10 बीघा मिल रहा है, कहीं पर 20 बीघा मिल रहा है। तो इस तरीके से उनके लिए ये चीज़ काफ़ी परेशानी होती थी। और इसके अलावा वो उनकी हमेशा कोशिश होती थी कि जो उनको ज़मीन मिल रहा है वो ज़मीन इंडिगो फैक्ट्री के आसपास ही मिले, ताकि उनको ट्रांसपोर्टेशन और भी दूसरी चीज़ों में परेशानी ना हो। और देखिए, इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां पर उनको ज़मीन तो वो ज़मींदार से लीज पर ले लेते थे, लेकिन वहां पर पहले से पेजेंट्स जो थे वो काम कर रहे हैं या फिर खेती कर रहे हैं, तो उनको वहां से हटाना या फिर वहां से निकालना काफ़ी मुश्किल होता था। और इसकी वजह से हमेशा कन्फ्लिक्ट या फिर टेंशन भी होते रहता था लोगों के बीच में। और इसके बाद देखिए, ये तो बात हो गई ज़मीन की। ज़मीन के अलावा इंडिगो के प्रोडक्शन के लिए लेबर की भी ज़रूरत होती थी, यानी कि वहां पर आपको खेती करने के लिए केवल ज़मीन नहीं चाहिए बल्कि खेत पर काम करने के लिए आदमी भी चाहिए। तो वहाँ पर लेबर भी मोबिलाइज करना काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि जो प्लांटेशन होता था जो कि निज कल्टीवेशन में किया जाता था वो 100 एकड़ या फिर 200 एकड़ या फिर 1000 एकड़ इतने बड़े इलाके में किया जाता था। तो इतने बड़े इलाके में खेती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा संख्या में लेबर्स की ज़रूरत होती थी। और जिस समय में लेबर की ज़रूरत होती थी उस समय में जो पेजेंट्स होते थे या फिर जो लेबर्स होते थे वो अपने राइस कल्टीवेशन में बिजी होते थे, यानी अपने खेत में वो काम कर रहे होते थे और वो किसी भी तरीके से इंडिगो के कल्टीवेशन में या फिर किसी भी तरीके से दूसरे कामों में व्यस्त नहीं होना चाहते थे। लेकिन इसके अलावा प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही नहीं थी, प्रॉब्लम इसके अलावा भी थी। तो देखिए, जो नीज कल्टीवेशन था
तो देखिए, जब नीस कल्टीवेशन को लार्ज स्केल पर किया जाता था, उसमें बहुत बड़ी संख्या में प्लाउज और ब्लॉक्स की ज़रूरत होती थी। और अगर मान लीजिए 1 बीघा में कोई खेती कर रहा है, इंडिगो कल्टीवेशन कर रहा है, तो उसको 2 प्लाव की ज़रूरत है। और इसी तरीके से अगर कोई 1000 बीघा के ज़मीन के ऊपर खेती करता है तो उसको 2000 प्लाउज की ज़रूरत होती थी। और इतनी बड़ी संख्या में प्लाउज को खरीदना और उसको मेंटेन करना काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था। और इतनी बड़ी संख्या में जो प्लाउज थे उसको भाड़े पर भी नहीं लिया जा सकता था या फिर एक्वायर भी नहीं किया जा सकता था दूसरे लोगों से, क्योंकि ये जो समय होता था, जिस समय प्लाउज की ज़रूरत होती थी, उस समय जितने भी ब्लॉक्स थे या फिर जो प्लाउज थे वो राइस फील्ड्स में बिजी होते थे, अपने खेतों में काम कर रहे होते थे। क्योंकि जो राइस उगाने का जो समय होता था, उसी समय में इंडिगो का भी कल्टीवेशन हुआ करता था। तो इस वजह से जो इंडिगो का प्रोडक्शन था वो काफ़ी परेशानी भरा था और इसमें बहुत सारी तकलीफ आती थी, बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स भी आते थे निज कल्टीवेशन में। तो देखिए, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, लेट 19th सेंचुरी की, जो प्लांटर्स थे वो काफ़ी परेशान थे निज कल्टीवेशन के अंदर एरिया को एक्सपेंड करने में, और उनको काफ़ी परेशानी भी हो रही थी एरिया को एक्सपेंड करने में। और जितना भी ज़मीन था जो कि इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा था जिस पर, उसमें से मात्र 25% ही जो ज़मीन था वो इस सिस्टम के अंदर था, यानी निज सिस्टम के अंडर था। और इसके अलावा जो 75% जो ज़मीन था जहाँ पर इंडिगो प्रोडक्शन हो रहा था, वो दूसरे सिस्टम के अंडर था, रैयती सिस्टम के अंदर। तो अब हम देखते हैं रैयती सिस्टम में कि आखिर वो कैसे काम करता था और उसमें क्या परेशानियां थी। तो देखिए, जो रैयती सिस्टम होता था उसमें जो प्लांटर्स थे वो रैयत्स को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर मजबूर करते थे या फिर एग्रीमेंट साइन करने पर मजबूर करते थे। रैयत हो गया आपका किसान, जो पेजेंट ज़मीन का मालिक है, जो खेती कर रहा है, वही हो गया आपका रैयत। और कई बार देखिए ऐसा होता था कि जो प्लांटर्स होते थे वो गांव के मुखिया को, गांव के हेडमैन को साइन करने के लिए, एग्रीमेंट साइन करने के लिए मजबूर करते थे पूरे गाँव के बदले में। और जो लोग साइन करते थे कॉन्ट्रैक्ट, उनको एडवांस में कैश दे दिया जाता था प्लांटर्स के द्वारा, और ये काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर दे दिया जाता था ताकि वो इंडिगो को प्रोड्यूस करें। लेकिन जो लोन का बात था, लोन में एक कंडीशन था कि अगर आप लोन लेते हैं प्लांटर से, तो आपको अपने ज़मीन के 25% इलाके पर आपको इंडिगो का प्रोडक्शन करना होगा। और जो इसके साथ ही जो प्लांटर्स थे वो सीड और ड्रिल प्रोवाइड कर देते थे, और इसके साथ ही जो कल्टीवेटर्स होते थे, जो खेतीहर होते थे, उनको सॉइल को तैयार करना होता था, बीज बोना होता था और क्रॉप को देखना होता था, ध्यान में रखना होता था। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि इंडिगो का प्रोडक्शन कैसे होता था। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद से उसको पढ़ लें। जब इंडिगो का फसल तैयार हो जाता था तो उसके बाद क्रॉप को डिलीवर कर दिया जाता था प्लांटर्स को, और इसके बाद नया लोन दे दिया जाता था रैयत को ताकि वो फिर से खेती को शुरू कर सके, इंडिगो का प्रोडक्शन शुरू कर सके। और ये जो पूरा साइकिल था लोन देने का, लोन लेने का, इंडिगो को उगाने का, ये फिर से चालू हो जाता था। और शुरुआत में जिन किसानों ने इस पूरे लोन सिस्टम को अपनाया या फिर उनको लगा कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन कई सालों तक इसमें उलझने के बाद या फिर इसमें काम करने के बाद उनको समझ में आया कि ये जो पूरा सिस्टम है कितना हार से उनके लिए कितना परेशानी भरा है। और जो प्राइस वो पाते थे, उनको मिलता था इंडिगो के लिए जो कि उन्होंने प्रोड्यूस किया, वो काफ़ी कम होता था। और जो लोन का साइकिल था वो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होता था और उनके लिए काफ़ी ये परेशानी क्रिएट करता था। और इसके अलावा दूसरे प्रॉब्लम्स भी थे, जैसे जो प्लांटर्स थे वो हमेशा इंसिस्ट करते थे कि जो इंडिगो है उसका कल्टीवेशन सबसे अच्छी ज़मीन पर होना चाहिए जिस पर कि जो पेजेंट्स थे वो राइस उगाना चाहते हैं या फिर राइस उगाना चाहते थे। और इसके अलावा जो इंडिगो था उसके काफ़ी डीप रूट्स होते थे, और डीप रूट्स होने की वजह से जो इंडिगो है वो ज़मीन को काफ़ी जल्दी एग्जॉस्ट कर देता था। और अगर इंडिगो का हार्वेस्ट किया जाए एक बार तो उसके बाद आगे चलकर वहाँ पर राइस का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता था। तो इस तरीके के भी काफ़ी परेशानी वाले बात थे, वहाँ पर काफ़ी परेशानी हो रही थी किसानों को भी। तो इन सभी सिचुएशन के बाद एक आया कंडीशन, वो था रिबेलियन का, यानी विरोध का, विद्रोह का। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। तो देखिए इस टॉपिक में हम 1859 में रिवोल्ट हुआ था जो इंडिगो प्रोड्यूसर्स थे उनके द्वारा बंगाल में। तो इस चीज़ को यहाँ पर इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो देखिए मार्च 1859 में हजारों की संख्या में जो रैयत थे बंगाल में, उन्होंने इंडिगो ग्रो करने से मना कर दिया। और जैसे जैसे जो रिबेलियन विद्रोह फैला तो जो रैयत से उन्होंने रेंट देने को भी मना कर दिया जो प्लांटर्स को वो देते थे, और इसके साथ
साथ ही उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज पर अटैक कर दिया और वहाँ पर काफ़ी उन्होंने फाइट भी किया। और इसके साथ ही ऐसा नहीं था कि इसमें केवल लड़के या फिर मर्द शामिल थे, इसमें महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं ने पॉट्स के जरिए, पैंस के जरिए या फिर जो किचन इम्प्लीमेंट्स मौजूद थे उनके जरिए फाइट किया। और इसके साथ ही जो प्लांटर्स के लिए काम करते थे उनको सोशली बाइकाट कर दिया गया। और इसके साथ ही जो गोमस्त थे, जो कि प्लांटर्स के एजेंट हुआ करते थे, जो कि रेंट को कलेक्ट करने आते थे, उनको काफ़ी मारा पीटा भी गया, काफ़ी उनको परेशान भी किया गया। और इसके साथ ही रईस जो थे उन्होंने एक कसम खाई कि वो अब किसी भी तरीके का एडवांसमेंट नहीं लेंगे इंडिगो उगाने के लिए, और किसी भी तरीके से जो प्लांटर्स के जो लथियाल्स हैं, यानी जो हथियारबंद लोग होते थे, यानी एक तरीके से गुंडे हम कह सकते हैं प्लांटर्स के, उनसे हम किसी भी तरीके से डरेंगे नहीं या फिर उनके द्वारा हम किसी भी तरीके से बुली नहीं होंगे। अब यहाँ पर आगे ये सवाल उठता है कि अचानक इंडिगो पेजेंट जो थे उन्होंने शांत नहीं रहने का फैसला क्यों किया, अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने विद्रोह का फैसला किया। और इसमें देखिए बात यह है कि जो इंडिगो सिस्टम था वो काफ़ी ऑपरेसिव था, काफ़ी किसान उससे परेशान थे, काफ़ी जो लोकल लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ से परेशान थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं तो वो हमेशा विद्रोह करने लगे, रिबेलियन की स्थिति आ जाए, ऐसा कुछ बार ही होता है। आखिर ऐसा हुआ क्यों, इस चीज को यहां पर हम देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो देखिए जो 1859 का समय था, 1859 में जो इंडिगो रैयत थे उनको ये फील हुआ कि जो लोकल जमींदार हैं और जो विलेज हेडमैन हैं वो उनके साथ है रिबेलियन में प्लांटर्स के खिलाफ। और ऐसा हुआ भी था क्योंकि बहुत सारे विलेजेस में जो हेडमैन थे उन्होंने उनको, जिनको कि फोर्स किया गया था इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों को विरोध करने के लिए जागरूक किया या फिर आगे आने के लिए कहा। और इसके बाद उन्होंने जो लठियाल्स थे प्लांटर्स के, उनके साथ फाइट भी की। और इसके अलावा बहुत ही जगहों पर जो जमींदार थे वो उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों से कहा कि आप प्लांटर्स का विरोध करें, प्लांटर्स से आप फाइट करें, प्लांटर्स को आप यहाँ से निकालें। और उसका रीज़न ये था कि जो जमींदार थे वो काफ़ी परेशान थे प्लांटर्स के पावर के बढ़ने की वजह से। और इसके साथ ही वो इस बात से भी काफ़ी गुस्सा थे क्योंकि जो प्लांटर्स थे वो काफ़ी लंबे लंबे लीज पर ज़मीन ले लिया करते थे, ज़मींदार से काफ़ी फोर्स करके ज़मीन ले लिया करते थे। इस वजह से ज़मींदार भी काफ़ी उनसे परेशान थे। और जो इंडिगो पेजेंट्स थे उनका ये भी बिलीव था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इस काम में उनका सपोर्ट करेगी, यानी जो प्लांटर्स के खिलाफ उनका विद्रोह है उसमें काफ़ी सपोर्ट करेगी। और इन चीज़ों की वजह से जो किसान थे या फिर रैयत थे उन्होंने विद्रोह करने का फैसला किया या फिर विद्रोह करने की उनमें ताकत आई। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1859 की, और इसके मात्र 2 साल पहले 1857 में इंडिया में विद्रोह हुआ था, इंडिया में रिवोल्ट हुआ था। और 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो काफ़ी परेशान थी किसी भी तरीके के रिबेलियन को लेकर, किसी भी तरीके के विद्रोह को लेकर। जब ये न्यूज़ फैला कि जो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इंडिगो का प्रोडक्शन होता है वहां पर विद्रोह हो रहा है या फिर विद्रोह की स्थिति है, तो वहां पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा कि आप उस इलाके को घूमें। 1859 में उन्होंने पूरे इलाके को घूमा और इसके बाद ये जो पूरा टूर था, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो टूर था पूरे इलाके में, उसको रैयत ने देखा कि ये हमारे पक्ष में, यानी ये अगर यहाँ पर घूमने आए हैं तो ये हमारे पक्ष में है। बरसात में जब मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया कि जो रैयत्स हैं उनको किसी भी तरीके से फोर्स नहीं किया जाएगा इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और इस चीज़ के बदले में लोगों के बीच में ये बात फैल गई या फिर ये अफवाह फैल गई कि क्वीन विक्टोरिया ने कहा है कि इंडिगो की अब खेती नहीं करनी है, किसी भी तरीके से इंडिगो को अब नहीं उगाना है। और देखिए जो ईडन थे वो ये ट्राई कर रहे थे कि जो पेजेंट्स हैं या फिर जो ये पूरा सिचुएशन है, काफ़ी विद्रोह वाला सिचुएशन है, इसको किसी तरीके से शांत किया जाए, किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। लेकिन जब उन्होंने इस तरीके का बात कही कि फोर्स नहीं किया जाएगा तो इसको इस तरीके से समझा गया कि जो रिबेलियन है उसके सपोर्ट में वो बात कर रहे हैं, और जो रिबेलियन है वो होना चाहिए, रिबेलियन के सपोर्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी है। और जैसे जैसे जो रिबेलियन जो था वो फैलने लगा तो इसके बाद जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो कलकत्ता से इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में आ गए और वहाँ पर जो रैयत थे उनकी मिजरी के बारे में
लिखने लगे, प्लांटर्स के टायरेनी के बारे में लिखने लगे, और जो इंडिगो सिस्टम था उसकी क्या परेशानियां थी और क्या बुरी बातें थी इसके बारे में लिखने लगे। और रिबेलियन से परेशान होकर जो गवर्नमेंट था उसने मिलिट्री को बुलाया ताकि जो प्लांटर्स है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, और इसके साथ ही इंडिगो कमीशन को सेटअप किया गया ताकि इस सिस्टम में देखा जा सके कि इंडिगो प्रोडक्शन है उसमें क्या परेशानियां हैं। और इसके बाद जो इंडिगो कमीशन था उसने प्लांटर्स को गिल्टी पाया कि जो प्लांटर्स हैं उनकी वजह से ये पूरी स्थिति क्रिएट हुई है परेशानी वाली, और इसके उनको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया कि जो मेथड वो अपना रहे हैं वो सही नहीं है। और जो उन्होंने कहा, यानी जो कमीशन था, उन्होंने कहा कि जो इंडिगो प्रोडक्शन है वो रैयत के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और जो कमीशन था उसने कहा कि जो रैयत हैं वो उनके पास अभी करंट में जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको वो फुलफिल करें, लेकिन इसके बाद वो आसानी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेने से रिफ्यूज़ कर सकते हैं, उनको कोई फोर्स नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट को लेने से। इसके बाद देखिए जब रिवोल्ट खत्म हो गया तो इंडिगो प्रोडक्शन जो था वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया बंगाल में, लेकिन जो प्लांटर्स थे वो अब शिफ्ट कर गए बिहार में, यानी कि उन्होंने बंगाल में अपना ऑपरेशन तो खत्म कर दिया लेकिन वो बिहार की तरफ मूव कर गए और वहाँ पर वो अपनी जो पूरा सिस्टम था उसको उन्होंने सेटअप कर लिया। और इसके बाद जब सिंथेटिक डाई को की डिस्कवरी हो गई, सिंथेटिक डाई को खोज लिया गया 19th सेंचुरी में, तो उनका जो बिजनेस था ये नील की खेती का या फिर इंडिगो की खेती का जो बिजनेस था वो काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने जो प्रोडक्शन था इंडिगो का उसको वो एक्सपेंड करने में सक्सेसफुल रहे। लेकिन जब महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए तो बिहार के किसान ने उन्हें परसुएड किया कि वो चंपारण आए, वहाँ पर देखें कि जो इंडिगो कल्टिवेटर्स हैं उनकी क्या परेशानियां हैं। और इसके बाद महात्मा गांधी ने 1917 में विजिट किया और इसके बाद चंपारण मूवमेंट की शुरुआत हुई इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज़ है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।